हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं कुछ ऐसी बातें जो उनके लिए हैं जो डॉक्टर बनने की इच्छा रखते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करूं सबसे पहले बधाई उन बच्चों को जिन्होंने बहुत ही अच्छा रैंक लाया है और हम लोगों का मान सम्मान को हाई लेवल पे ले गए, स्काई लेवल पे ले गए हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आज हम लोग बातें करेंगे कि कैसे नीट की स्टडी की जाती है। जो बच्चे नेक्स्ट ईयर अपेयर होने वाले हैं उनको कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसी पढ़ाई होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात कि अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो फटाफट स्टार्ट कर दीजिए और कुछ पेन पेपर लेके बैठिए। कुछ ऐसे नोट्स मैं आपके लिए बताने वाला हूँ जो काफ़ी यूज़फुल होगा और जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर अपेयर हो रहे हैं उनके लिए टेक अवे बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो नीट 2024 सेक्रेट्स, क्या क्या सेक्रेट्स है और उस सेक्रेट्स को कैसे तोड़ना चाहिए, कैसे समझना चाहिए और नीट एग्जाम कैसे फोड़ना चाहिए, ये हम लोग समझेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जब आप नीट 2024 की बात करोगे तो सबसे पहले आपको क्या मालूम होनी चाहिए। पहला पॉइंट, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सिलेबस। पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सिलेबस। ठीक है, क्योंकि सब अब आप पूछा सर सिलेबस तो सबको पता होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो आउट ऑफ द सिलेबस जाके भी तैयारी कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि एग्जैक्ट सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या होना चाहिए। ठीक ना? ओके, पहली बात है सिलेबस। दूसरी बात क्या है? पैटर्न। पैटर्न का मतलब है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। एमसीक्यू तो है, चलो अच्छी बात है। क्वेश्चंस के लेवल क्या है? पैटर्न में तो चलो आपका एमसीक्यू आ गया, एमसीक्यू इज द पैटर्न, वो एग्जाम का पैटर्न है, एमसीक्यू ही आएगा, मार्किंग भी होगी उसमें। ठीक है ना? दूसरी बात। तीसरी बात कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, आपको ये देखना है। बहुत सारे बच्चों को मैंने अभी भी देखा है कि वो जेई मेंस एडवांस लेवल में फंसे हुए हैं, उनको लगता है शायद नीट में यही सब आ जाएंगे, राइट, और वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि उनकी लेवल बहुत ज़्यादा होती है। तो वैसा काम बिल्कुल नहीं करना है। इसीलिए आपको सबसे पहले सिलेबस समझना है, फिर पैटर्न को समझना है, एग्जाम का पैटर्न कैसा है, आपको क्वेश्चन लेवल को समझना है, राइट। अब आपको आश्चर्य होगा जान के कि जो ड्रॉप ईयर वाले बच्चे हैं वो भी कुछ ऐसे टॉपिक्स की तैयारी कर रहे थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जो कि नीट सिलेबस में था भी नहीं। ठीक है, सो बी केयरफुल गाइस। तो यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल को समझना पड़ेगा, कैसे क्वेश्चन का लेवल है। अगर क्वेश्चन का लेवल यहाँ तक है तो हमारे को कम से कम लेवल यहाँ तक बना कर रखनी पड़ेगी, इसके ऊपर ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाना है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाना है। कुछ क्वेश्चन जेईई मेंस के आप हेल्प ले सकते हो समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ताकि नीट में आसानी हो, लेकिन उसके अंदर बहुत डीपली नहीं जाना है, इससे आपका टाइम भी खराब होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिलेबस, पैटर्न, क्वेश्चन लेवल हमेशा अपने दिमाग में लेके चलो। ठीक है। फोर्थ, हाउ टू स्टडी। फोर्थ जो पॉइंट होता है ना, वो होता है हाउ टू स्टडी। अब जो बच्चे नेक्स्ट ईयर अपेयर होंगे उनके लिए हार्डली 1 ईयर है, 1 ईयर ही है ना, हार्डली 1 ईयर है, तो उनको ये दिमाग में नहीं होनी चाहिए यार वो 1 साल तो बहुत बड़ा टाइम है, ऐसा नहीं है बच्चों। जब हाउ टू स्टडी पे जाओगे तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास जो निकल के आता है कि बुक कौन सा पढ़ें, बुक्स कौन सी होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, अनडाउटेबली आपको एनसीईआरटी सबसे पहले पकड़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी को थोड़ा स्टडी करो लाइन बाय लाइन, ठीक है, और उसके क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर डालो। तो क्या इतना काफ़ी है? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये है कि एनसीईआरटी पूरा कर लिया तो ये काफ़ी है। नहीं बच्चों, ये तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट लेने के लिए एनसीईआरटी आपको करना ही करना है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें तो कोई शक आपको होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट है। आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। मुझे मालूम है बुक के नाम सबको मालूम है, एररलेस भी एक बुक है, अगर आप किसी ब्रांडेड बड़े कोचिंग में जाते हो वहाँ के स्टडी मटेरियल भी होते हैं, उसमें भी क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ से भी कर सकते हो आप। लेकिन आपको ये काम डेली करनी है, डेली प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस, ठीक है, डेली प्रैक्टिस। हम लोग यहाँ डेली प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को, डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन देते हैं ताकि वो प्रैक्टिस में लगे रहें, क्योंकि जब आप डेली प्रैक्टिस करते हो उसकी बात अलग होती है। कोई बच्चे ओकेजनली प्रैक्टिस करते हैं उसकी बात अलग होती है। ओकेजनली स्टडी नेवर वर्क्स, बट थोड़ा थोड़ा आप डेली स्टडी करोगे तो आप धमाल मचा सकते हो आगे जाकर। सो डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल उठता है कैसे करनी चाहिए, कितने क्वेश्चंस होने चाहिए। सीधी सी बात है, आपके पास है पीसीबी, ठीक है ना,
पीसीबी है, चैप्टर 1 मान लो फिजिक्स से स्टार्ट किया तो चैप्टर 1 में कम से कम क्वेश्चन आंसर 10-20 तो करोगे, तो आप 25 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलो। मैं डेली 25 क्वेश्चन करूँगा, 25 क्वेश्चन करोगे, उसमें हो सकता है 5-7 सॉल्व हो पाए, 8 हो पाए, 10 हो पाए, कोई बात नहीं। जितने भी डाउट होते हैं अपने टीचर से, मेंटर से, अपने गाइड से उस चीज़ को डाउट को जाकर पूछो, डिस्कस करो, और कभी घबराना नहीं है, डिस्कस करनी है। यहाँ भी यही बात है, क्वेश्चन में भी आपको केमिस्ट्री में भी थोड़ा ज़्यादा कर लो, 30-35 कर लो, ठीक है। डिपेंड करता है कौन सा टॉपिक कर रहे हो। ऑर्गेनिक कर रहे हो तो आपको बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक में बहुत मजा आता है, 30-40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन ये काम आपको डेली करना है। इनऑर्गेनिक में भी 30-40 क्वेश्चन एक टॉपिक उठाओ, उसको अच्छे से मास्टरी करो, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन करो। तो ये मैं एक दिन का शेड्यूल बता रहा हूँ। अब बायोलॉजी में वैसे करना है आपको 30-40 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसके बाद अगर टाइम बचता है उस दिन में पर्टिकुलर में स्कूल से आने के बाद, जो ड्रॉपर है स्कूल नहीं जाना है या डमी स्कूल जाते हैं उनके लिए बहुत सारा टाइम है, उसके लिए आप लोग इस टारगेट को दोगुना कर सकते हैं, ट्वाइस कर सकते हैं, राइट। 50, 70, 80 ऐसा करके आप कर सकते हो, है ना। स्कूल गोवर्स के लिए इतना एक दिन में हो जाना चाहिए। स्कूल गोवर्स जो कि सैटरडे संडे वीकेंड में अगर स्कूल नहीं जाते हैं तो सेल्फ स्टडी करें और इस क्वांटिटी को थोड़ा डबल कर लें। ये भी आपको याद रखिए 5वां पॉइंट कि सेल्फ स्टडी मैटर्स। सेल्फ स्टडी मैटर्स, कितना मैटर करेगा सेल्फ स्टडी? 90%, यस। पूरे के पूरे कोचिंग पे आप डिपेंड रहोगे तो बहुत ही पछताओगे, बहुत ही रोओगे। इसलिए आपको रोना नहीं है, पछताना भी नहीं है, बल्कि लीड करना है, आपको अपने आप को लीड करना है। आप किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते। कोई टीचर छुट्टी पे गया हो या कहीं पे बीमार पड़ गया हो या कुछ भी किसी रीजन से वो नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको खाली नहीं बैठना है, बल्कि आपको अपने काम में लगे रहना है। उस टाइम का इस्तेमाल करना है, पीछे का प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, ठीक है बच्चों। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि कोई टीचर बीमार हो गए हो या छुट्टी पे गए हो, या वो भी इंसान है, वो भी कहीं जा सकते हैं घूमने को फैमिली के साथ, वो भी बीमार हो सकते हैं। उस केस में क्या, उस केस में खाली नहीं बैठना। अगर वो आपको कुछ काम देके गए हैं, बैकअप देके गए हैं, कुछ वीडियो लेक्चर देके गए हैं, या फिर कुछ ऐसा होमवर्क शीट देके गए हैं, उसको आप कीजिए। कुछ नहीं भी देके गए हैं तो आप पुराना वाला रिवाइज कीजिए इसी पैटर्न पे। पुराना रिवाइज करना भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट है। हर एक हाल में आपको पॉजिटिव रहना है बच्चों, ठीक है ना। सेल्फ स्टडी मैटर्स 90%, और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव रहते हुए पढ़ाई करनी है, खुश होकर पढ़ाई करनी है, स्माइल करके पढ़ाई करनी है। ये सब पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब रही बात कि सर हाई रैंकर वाले क्या पढ़ते होंगे, बहुत सारे बच्चों के सवाल थे, सर जो अच्छे रैंक लाते हैं कैसे पढ़ते होंगे। वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते, बस वो हर एक टॉपिक पे मास्टरी करते चले जाते हैं। चैप्टर 1 मान लो आपने स्टार्ट किया काइनेमैटिक्स, तो काइनेमैटिक्स में आप 10-20 क्वेश्चन करके मत छोड़ो, आप उसको PYQs में भी जाओ, है ना। पॉइंट नंबर 7 पहला क्या है, NCERT लेवल 1, है ना। NCERT करना, NCERT करना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना, बेसिक्स को समझ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना, PYQs को भी करना। पिछले 10-20 साल में 30 साल जितने मिनट के क्वेश्चन आए हैं, आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ मिलता है, आप हमारे पास भी आ सकते हैं, हम भी आपको स्टडी मटेरियल दे सकते हैं, हमने काफ़ी मेहनत से भी बनाया हुआ है। तो ये आपको NCERT करना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है, PYQs करने हैं। और फिर से वही बात है कि डाउट जो भी होगा अपने मेंटर से, टीचर से, अपने कोचिंग वाले सर से जरूर डिस्कस कीजिए। 7 पॉइंट। 8 पॉइंट क्या है, 8 पॉइंट है कि आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। अपने आप को टेस्ट करना, बार बार अपने आप को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी मालूम पड़ता है हमारी वीक एरिया क्या है, हमारा स्ट्रेंथ पॉइंट कौन सा है। फिर वो वापस आप वीक एरिया में जाओ, उस पर काम करो, राइट। ये सब आपको करने हैं विदिन 6 मंथ। आप टारगेट लेके चलो, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर अपियर होने वाले हैं, कोशिश होनी चाहिए 6 मंथ में पूरा का पूरा कोर्स खत्म हो जाए उनका, 11th का भी, 12th का भी। और अगले जो 6 महीने या 9 महीने या बचते हैं, जो भी महीने बचते हैं, मतलब 50% टाइम में आप कोर्स को फिनिश करो। 50% टाइम फिनिश, कोर्स को फिनिश करना है, ठीक है। बाकी 50% जो टाइम बचेगा उसको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। 50% टाइम में कोर्स खत्म, ये हो सकता है। आप मेहनत करो, अपने टीचर्स की मदद दो, 50% टाइम में कोर्स खत्म, बाकी के जो 50% टाइम बच गया उनको रिवाइज करो और अपने आप को इम्प्रूव करो। रिवीजन मल्टीपल टाइम होनी चाहिए, और रिवीजन के टाइम को टेस्ट भी देने पड़ेंगे, और अपने टेस्ट को इवेलुएट करो, कहाँ आप वीक पढ़ रहे हो, बार बार ये काम करना पड़ेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ पॉसिबल है नहीं बच्चों। हीरे, अब डायमंड को भी बनने में मेहनत करनी पड़ती है, प्रेशर झेलना पड़ता है, सालों साल वेट करना पड़ता है, राइट। कोई भी ज्वेलरी अगर बनाना है
तो ज्वेलरी वाला उसको क्या करता है, पीटता है, काटता है, कभी हॉट कंडीशन देगा, कभी कोल्ड कंडीशन देगा। तो ये सब करने के बाद वो ब्यूटीफुल ज्वेलरी बनता है। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो वैल्यू बढ़ानी है तो आपको आग को भी झेलना पड़ेगा, कोल्ड कंडीशन भी झेलने पड़ेंगे, दुख भी झेलना पड़ेगा, सब कुछ झेलना पड़ेगा बच्चों। प्रोसेस जो है, प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस काफ़ी पेनफुल होते हैं, और उस पेन से जो घबरा गया वो तो कुछ नहीं बन पाएगा, उसके लिए थोड़ी दिक्कत है। जो पेन से नहीं घबराया, लगातार कंटिन्यूसली लगा रहा, वो आगे निकल गया। ठीक है, इसी फिलॉसफी को, इसी थ्योरी को हमें फॉलो करना है और नीट 2024 को क्रैक करना है। ठीक है बच्चों, ये था सेक्रेट्स जो कि बहुत लोगों को मालूम है लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। तो हम लोग फॉलो करेंगे और नेक्स्ट ईयर इससे भी अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे। और भी कोई सवाल हो, कुछ मन में अगर आपके चल रहा हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाय बच्चों एंड पेरेंट्स, टेक केयर।